नमस्कार बच्चों। आज हम एक बहुत रोचक पाठ पढ़ेंगे जो आपकी कक्षा 6 पुस्तक पाठ 12 है। संसार पुस्तक है, ये इसका शीर्षक है और शायद ये सच ही है। पूरा संसार एक पुस्तक ही तो है जिसे पढ़ने की हम और आप कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए आते हैं आज इस पाठ पर और पढ़ते हैं इस पाठ को। जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते। इसलिए मैंने इरादा किया है कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में हैं छोटी छोटी कथाएं लिखा करो। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है, लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक है तो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का जो इसमें बसी हुई हैं ध्यान रखना पड़ेगा। केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खतों में बहुत थोड़ी सी बातें ही बतला सकता हूँ, लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को भी तुम शौक से पढ़ोगी और समझोगी कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें आबाद हैं हमारे भाई बहन हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में भी ना मिला होगा। यह तो तुम जानती ही हो कि यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी न था। आदमियों से पहले सिर्फ जानवर थे और जानवरों से पहले एक ऐसा समय था जब इस धरती पर कोई जानदार चीज ना थी। आज जब यह दुनिया हर तरह के जानवरों और आदमियों से भरी हुई है, उस जमाने का ख्याल करना भी मुश्किल है जब यहाँ कुछ न था। लेकिन विज्ञान जानने वालों और विद्वानों ने, जिन्होंने इस विषय को खूब सोचा और पढ़ा है, लिखा है कि एक समय ऐसा था जब यह धरती बेहद गर्म थी और इस पर कोई जानदार चीज नहीं रह सकती थी। और अगर हम उनकी किताबें पढ़ें और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें तो हमें खुद मालूम होगा कि ऐसा समय जरूर रहा होगा। तुम इतिहास की किताबों में ही पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने जमाने में तो आदमी पैदा ही ना हुआ था, किताबें कौन लिखता? तब हमें उस जमाने की बातें कैसे मालूम हो? यह तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे हर एक बात सोच निकालें। यह बड़े मजे की बात होती, क्योंकि हम जो चाहते सोच लेते और सुंदर परियों की कहानियां गढ़ लेते। लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाए वह ठीक कैसे हो सकती है? लेकिन खुशी की बात यह है कि उस पुराने जमाने की लिखी हुई किताबें ना होने पर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे हमें उतनी ही बातें मालूम होती हैं जितनी किसी किताब से होती। ये पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियां, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियां और इसी तरह की और भी कितनी ही चीजें हैं जिनसे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है।
मगर हाल जानने का असली तरीका यह नहीं है कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ लें, बल्कि खुद संसार रूपी की पुस्तक को पढ़ें। मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगी। सोचो, कितनी मजे की बात है। एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ हो। शायद उससे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए। शर्त यही है कि तुम्हें उसे पढ़ना आता हो। कोई जबान, उर्दू, हिंदी या अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं। इसी तरह पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे, तभी तुम उसकी कहानी, उसके पत्थरों और चट्टानों की किताब से पढ़ सकोगी। शायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो, तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बतलाता? यह कैसे गोल, चिकना और चमकीला हो गया, और उसके खुरदुरे किनारे या कोने क्या हुए? अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो, तो हर एक टुकड़ा खुरदुरा और नुकीला होगा। यह गोल चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं होता। फिर यह रोड़ा कैसे इतना चमकीला, चिकना और गोल हो गया? अगर तुम्हारी आंख देखे और कान सुने, तो तुम उसी के मुंह से उसकी कहानी सुन सकती हो। वह तुमसे कहेगा कि एक समय, जिसे शायद बहुत दिन गुजरे हो, वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था। ठीक उसी टुकड़े की तरह उसमें किनारे और कोने थे, जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो। शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा, तब पानी आया और उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले गया। वहां से एक पहाड़ी नाले ने ढकेल कर उसे एक छोटे से दरिया में पहुंचा दिया। इस छोटे से दरिया से वह बड़े दरिया में पहुंचा। इस बीच वह दरिया के पेंदे में लुढ़कता रहा। उसके किनारे घिस गए और वह चिकना और चमकदार हो गया। इस तरह वह कंकड़ बना, जो तुम्हारे सामने है। किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया और तुम उसे पा गई। अगर दरिया उसे और आगे ले जाता, तो वह छोटा होते होते अंत में बालू का एक जर्रा हो जाता और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता, जहां एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता, जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते। अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है, तो पहाड़ों और दूसरी चीजों से जो हमारे चारों तरफ है, हमें और कितनी बातें मालूम हो सकती है। तो ये देखो बेटा, ये था पाठ जो जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी बेटी इंदिरा गांधी को लिखा था। ये एक तरह का पत्र है जो जवाहरलाल नेहरू जी ने इंदिरा गांधी को बताने के लिए लिखा था। वह सब अपनी जानकारी, ज्ञान, प्रकृति से, देश विदेश, राज्यों आदि अन्य कई बातों से इंदिरा गांधी को पत्र लिखकर परिचित करवाते थे। और यहाँ पर प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाने हेतु और प्रकृति को करीब से समझने हेतु जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी को ये पत्र लिखा है। और यह पत्र मुख्यतः अंग्रेजी में लिखा गया था, जिसे अंग्रेजी से अनुवाद प्रेमचंद जी ने किया है। जो कि प्रेमचंद्र जी आप जानते हो बहुत ही मशहूर उपन्यासकार थे, और जवाहरलाल नेहरू जी से भी आप बहुत अच्छी तरह परिचित होंगे। ये हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, जो कि स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। तो चलिए जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में कुछ और जानकारी जानते हैं। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 में हुआ और इनकी मृत्यु 27 मई 1964 में हुई।
और ये आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। बच्चों से उन्हें बेहद लगाव था। वे चाचा नेहरू के नाम से जाने जाते हैं। बच्चों को बहुत पसंद थे, इसलिए बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहते थे। उनकी बेटी इंदिरा जब 10 वर्ष की थी, नेहरू जी ने उन्हें अनेक चिट्ठियां लिखी। इनमें बताया गया है कि पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई और मनुष्य ने अपने आप को कैसे धीरे धीरे समझा पहचाना। ये चिट्ठियां बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में सोचने समझने और जानने की उत्सुकता पैदा करती हैं। नेहरू जी को अपने देश के बारे में बोलने बताने में विशेष आनंद आता था। ये सभी चिट्ठियां पिता के पत्र पुत्री के नाम पुस्तक में संकलित है। एक पुस्तक है जिसमें ये सभी चिट्ठियां जो जवाहरलाल नेहरू ने इंदिरा गांधी जी को लिखी हैं, पिता के पत्र पुत्री के नाम पुस्तक में संकलित है। और संसार पुस्तक है, इसी पुस्तक से साभार लिया गया है। जो पिता के पत्र पुत्री के नाम, इसी पुस्तक में से इसे लिया गया है, जो पाठ आपने अभी पढ़ा। खास बात यह है कि ये पत्र नेहरू जी ने अंग्रेजी में लिखे थे और इनका हिंदी में अनुवाद हिंदी के मशहूर उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद ने किया है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था। तो चलिए अब आते हैं जरा इसके अभ्यास कार्य पर। इसका अभ्यास कार्य, पहला प्रश्न है पत्र से, लेखक ने प्रकृति के अक्षर किन्हें कहा है? बताइए, लेखक ने प्रकृति के अक्षर किन्हें कहा है? पेड़ पौधों, पहाड़, जानवरों की हड्डियां, जानवर, कई इन चीजों को प्रकृति के अक्षर कहा गया है। यानी जब हम इन नदियों, तालाबों, पत्थरों, इन सबको देखेंगे और इन्हें पढ़ने की कोशिश करेंगे, तभी हम प्रकृति की भाषा पढ़ पाएंगे। फिर है अगला प्रश्न, लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती कैसी थी? लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती इंसान विहीन थी, मानव विहीन थी। यानी यहाँ पर कोई मानव नहीं रहते थे, बिल्कुल भी कोई भी मानव नहीं रहते थे और जानवरों का ही आधिपत्य था। तीसरा प्रश्न, दुनिया का पुराना हाल किन चीजों से जाना जाता है? कुछ चीजों के नाम लिखो। आपने देखा होगा कि दुनिया पुरानी चीजें जानवरों की हड्डियों से, पेड़ पौधों की खाल से, फॉसिल से, कई चीजों से दुनिया का पुराना हाल जाना जाता है। बाकी आपने पाठ के आधार पर जो भी पढ़ा है लिखिएगा। फिर है चौथा, गोल चमकीला रोड़ा अपनी क्या कहानी बताता है? गोल चमकीला रोड़ा अपने संघर्ष की बहुत लंबी कहानी बताता है कि किस प्रकार वह पर्वत से टूटा, फिर एक घाटी पर आया, घाटी से फिर छोटे दरिया में आया, छोटे दरिया से फिर बड़े दरिया में आया, फिर वो एक तट पर पहुंचा और फिर वहां पर वो घिस घिस कर चमकीला रोड़ा बन गया जिससे बच्चे खेल रहे हैं। तो आप इसका विस्तार से उत्तर लिखिएगा। फिर है छठा प्रश्न, नेहरू जी ने इस बात का हल्का सा संकेत दिया है कि दुनिया कैसे शुरू हुई होगी। उन्होंने क्या बताया है? पाठ के आधार पर लिखो। उन्होंने क्या संकेत दिया है कि दुनिया किस प्रकार बनी? धीरे धीरे लोगों ने, धीरे धीरे एक व्यक्ति आया, है ना? पहले तो आदमी पैदा ही नहीं हुआ था, जानवर ही जानवर थे। लेकिन फिर उन्होंने कैसे बताया कि धरती पर जब कोई जानदार चीज नहीं थी, सब दुनिया, पूरी दुनिया हर तरह के जानवरों आदमियों से भरी थी। उस जमाने का ख्याल करना भी मुश्किल है, लेकिन विज्ञान और जानने वाले और विद्वानों ने कहा है कि यह धरती बहुत गर्म थी, इस पर कोई जानदार चीजें नहीं रह सकती थी, है ना? फिर इन्होंने आदमी की कैसे कहानी बताई है, पढ़िएगा और लिखिएगा किस तरह इसका वर्णन किया है। फिर है आपका अगला प्रश्न, पत्र से आगे लगभग हर जगह दुनिया की शुरुआत को समझाती हुई कहानियां प्रचलित है कि पहले जानवर आए, फिर इंसान आया, फिर एक आया, दूसरा आया, फिर उन्होंने अपनी सुविधा अनुसार प्रकृति में परिवर्तन किए। इस प्रकार हर जगह दुनिया की शुरुआत की अलग अलग कहानियां प्रचलित हैं।
तुम्हारे यहाँ कौन सी कहानी प्रचलित है? आपने दादा नाना से ऐसी कहानी अवश्य सुनी होगी, कहीं पढ़ी होगी, तो बताइएगा। दूसरा, तुम्हारी पसंदीदा किताब कौन सी है और क्यों? तीसरा, मसूरी और इलाहाबाद भारत के किन प्रांतों के शहर हैं? फिर है चौथा, तुम जानते ही हो कि दो पत्थरों को रगड़कर आदि मानव ने आग की खोज की थी। ये तो आप जानते हैं कि इंसान को एक बंदर हमारे पूर्वज से, यानी पहले बंदर आए, उन्होंने धीरे 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 उनका विकास हुआ, आदि मानव बने। आदि मानव के बाद धीरे 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 करते जब उन्होंने आग जलाना सीखा, उन्होंने भोजन को पकाना सीखा, कच्चे मांस से पका मांस खाना सीखा, फिर धीरे धीरे वो मानव बने। तो उस युग में पत्थरों का और क्या क्या उपयोग होता था? पत्थरों का उपयोग सोचिए, पुराने जमाने में क्या क्या होता था। उस टाइम पे औजार नहीं होते थे, तो पत्थर को किसी चीज को काटने के लिए, अलग करने के लिए भी प्रयोग किया जाता था, यानी औजारों के रूप में भी उपयोग किया जाता था, आग जलाने के रूप में, लाइटर के रूप में भी प्रयोग किया जाता था, और बहुत सारे प्रयोग थे। पत्थरों का घर बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था, कहीं पत्थर बिछा के, बड़े बड़े पत्थर लगाकर उनकी उसके साथ रहा भी जाता था, और कुछ लोग पत्थरों के अलग अलग प्रयोग करते थे। तो आपको देखना है, सुनना और समझना है, और इसके प्रयोग लिखने हैं कि पत्थरों के वो क्या क्या प्रयोग करते होंगे, आग की खोज के साथ उन्होंने क्या प्रयोग किए, तो ये लिखिएगा। फिर है अनुमान और कल्पना। हर चीज के निर्माण की एक कहानी होती है, जैसे मकान के निर्माण की कहानी, कुर्सी, गद्दे, रजाई के निर्माण की कहानी हो सकती है। इसी तरह वायुयान, साइकिल अथवा अन्य किसी यंत्र के निर्माण की कहानी भी होती है। कल्पना करो, यदि रसगुल्ला अपने निर्माण की कहानी सुनाने लगे कि पहले दूध था, उसे दूध से छेना बनाया गया, उसे गोल आकार दिया गया, चीनी की चाशनी में डालकर पकाया गया, फिर उसका नाम पड़ा रसगुल्ला। तुम भी किसी चीज के निर्माण की कहानी लिख सकते हो। जैम बनाओ, सॉस बनाओ, हलवा बनाओ, मिठाई बनाओ। इसके लिए तुम्हें अनुमान और कल्पना के साथ उस चीज के बारे में कुछ जानकारी भी एकत्र करनी होगी, तो कीजिएगा इसे। फिर है भाषा की बात। इस बीच वह दरिया में लुढ़कता रहा। नीचे लिखी क्रियाएं पढ़ो। लुढ़कता रहा, एक काम हो रहा है। लुढ़कना क्या है? क्रिया है। क्रिया क्या होती है? कोई काम करना। नीचे लिखी क्रियाएं पढ़ो। क्या इनमें और लुढ़कना में तुम्हें कोई समानता नजर आती है? ढकेलना, गिरना, खिसकना। इन चारों क्रियाओं का अंतर समझाने के लिए इनसे वाक्य बनाओ। ढकेलना क्या होता है? जब किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा ढकेला जाता है, जैसे उसने मुझे खाई में धकेल दिया, राम ने श्याम को खाई में धकेल दिया। या ढकेलना यानी किसी के द्वारा वो काम किया जा रहा है, ढकेलने का। दूसरा गिरना। गिरना इंसान अपने आप गिर जाता है, कभी कभी अपने आप गिर जाता है, तो उसे बोलते हैं गिरना। एक व्यक्ति खाई में अचानक गिर गया। तीसरा होता है खिसकना, अपनी जगह से थोड़ा सा कहीं और चला जाना, उसे बोलना है खिसकना। ठीक है, तो इन चार क्रियाओं का अंतर समझिए और इनसे वाक्य बनाइए। पुलिस को देखते ही चोर घटना स्थल से खिसक गया, तो आप ये भी लिख सकते हो। फिर है दूसरा वाक्य, चमकीला रोड़ा। यहाँ रेखांकित विशेषण चमक संज्ञा में इला प्रत्यय जोड़ने पर बना है। निम्नलिखित शब्दों में यही प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनाओ और इनके साथ उपयुक्त संज्ञाएं लिखो। जैसे पत्थर। पत्थर कैसा पत्थर होगा? चमकीला पत्थर। निम्नलिखित शब्दों में यही प्रत्यय आपको जोड़ना है। तो पत्थर के पीछे ईला लगाया तो पथरीला, कांटा के पीछे ईला प्रत्यय जोड़ा तो कटीला, रस के साथ ईला जोड़ा रसीला, जहर के साथ ईला जोड़ा जहरीला। बहुत अच्छे। आपको ईला प्रत्यय लगाकर इस प्रकार उपयुक्त संज्ञा शब्द बनाना है। फिर है तीसरा, जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो। यह वाक्य दो वाक्यों को मिलाकर बना है। इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम जब तो कर रहे हैं।
इसलिए इन्हें योजक कहते हैं। योजक के रूप में कभी कोई बदलाव नहीं आता, इसलिए ये अवयव का एक प्रकार होते हैं। नीचे वाक्यों को जोड़ने वाले कुछ और अवयव दिए गए हैं, उन्हें रिक्त स्थानों में लिखें। इन शब्दों से तुम भी एक एक वाक्य बनाओ। पहला, क। कृष्णन फिल्म देखना चाहता है। डैश, मैं मेले में जाना चाहती हूँ। योजक में आप देखिए तथा और कि ये सारे शब्द लगा सकते हैं, अन्यथा, ताकि। कृष्णन फिल्म देखना चाहता है और मैं मेले में जाना चाहती हूँ, तो क्या आएगा? और। फिर है ख। मुनिया ने सपना देखा। क्या सपना देखा? डैश, वह चंद्रमा पर बैठी है। कि वह चंद्रमा पर बैठी है। बहुत अच्छे। फिर है ग। छुट्टियों में हम सब डैश दुर्गापुर जाएंगे, डैश जलंधर। क्या होगा सोचिए। मुनिया, छुट्टियों में हम सब तो दुर्गापुर जाएंगे और जलंधर, तो आप यहाँ पर उपयुक्त योजक लगाइएगा। घ है सब्जी कटवा कर रखना ताकि घर आते ही मैं खाना बना लूं, डैश घर आते ही मैं खाना बना लूं। ताकि, तो ताकि यहाँ पर उपयुक्त लग रहा है, आप ताकि लिखिएगा। फिर अंग, डैश मुझे पता होता कि शमीना बुरा मान जाएगी, डैश मैं यह बात ना कहती। बिल्कुल सही। यदि मुझे पता होता कि शमीना बुरा मान जाएगी तो मैं यह बात ना कहती। फिर अच्छा, इस वर्ष फसल अच्छी नहीं हुई है, इसलिए अनाज महंगा है। फिर अच्छा, विमल जर्मन सीख रहा है या फ्रेंच। देखिए नीचे ये योजक शब्द भी लिखे हैं, आप इसमें से ये चुनाव इनका चयन करके भी लिख सकते हैं। जैसे ग में छुट्टियों में हम सब तो दुर्गापुर जाएंगे, ना कि जलंधर। आप यहाँ पर न की ज्यादा उपयुक्त बैठता है, तो ग में आप न की लिखिएगा। फिर है अगला, कुछ करने को। पास के शहर में कोई संग्रहालय हो, संग्रहालय यानी म्यूजियम, तो वहां जाकर पुरानी चीजें देखें, अपनी कक्षा में उस पर चर्चा करें। सुनना और देखना। अब आते हैं हम आपको क्या सुनना है और क्या देखना है। एनसीईआरटी की श्रव्य श्रृंखला पिता के पत्र पुत्री के नाम, ये आप सुन सकते हैं। फिर है एनसीईआरटी का श्रव्य कार्यक्रम पत्थर और पानी की कहानी, ये भी आप सुन सकते हैं। पिता के पत्र पुत्री के नाम पुस्तक पुस्तकालय से लेकर पढ़ो, तो आप ये पुस्तक जवाहरलाल नेहरू जी की है, इसको आप पढ़ भी सकते हो अपनी लाइब्रेरी से लेकर। तो ये था आपका सुंदर पाठ। फिर मिलेंगे अगले पाठ के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।